वाराणसी में अपने नामांकन के बाद पीएम मोदी एक बार फिर यूपी के पूर्वांचल दौरे पर हैं। पूर्वांचल के 4 जिलों में आज लगातार जनसभाएं पीएम मोदी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी आजमगढ़ पहुंचे, जहां आजमगढ़ ने उन्हें एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। आजमगढ़ पहुंचकर उन्होंने दिनेश लाल यादव के साथ ही लालगंज की सीट पर भी मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके साथ साथ पीएम मोदी वहां से सीधा भदोही और प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मत देने की अपील की। यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वांचल को लेकर पीएम मोदी कितने मजबूत नजर आ रहे हैं और कितना सीरियस दिख रहे हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी के दौरे से पूर्वांचल का समीकरण कितना बदलता है, लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी के लिए पूर्वांचल की सीट नाक की लड़ाई बनती जा रही है और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार पूर्वांचल दौरा कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी गाजीपुर, घोसी के साथ साथ अन्य सीटों पर भी दौरा कर सकते हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखे हमले किए। योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में दहाड़ते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और महागठबंधन की सरकार बनती है तो औरंगजेब का जजिया टैक्स लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में माफियाओं का एक बार फिर से कब्जा हो जाएगा, जबकि बीजेपी की सरकार में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, विकास कार्य किए जा रहे हैं और देश को एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात की जाए तो साल 2014 और 2019 में बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था। 2024 की बात की जाए तो एक बार फिर यानी तीसरी बार विनोद सोनकर पर बीजेपी अपना दांव आजमा रही है। 2014 और 2019 में विनोद सोनकर का वोट परसेंटेज 4% बढ़ा है। अब देखना ये होगा कि 20 मई को जब मतदान होगा तो क्या एक बार फिर से कौशाम्बी की जनता विनोद सोनकर को अपना आशीर्वाद देगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, कौशाम्बी। हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन यानी गुरुग्राम बार एसोसिएशन में आज भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राविंद्रजीत सिंह ने पहुंचकर वकीलों से वोट की अपील की। राविंद्रजीत सिंह ने उस दौरान कहा कि मैं एक वकील रहा हूं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 मई को सभी वकील मुझे वोट देकर मेरी पैरवी करेंगे। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट परिसर की तमाम समस्याओं से राविंद्रजीत सिंह को अवगत कराया। तो वहीं राविंद्रजीत सिंह ने वकीलों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही तमाम समस्याओं का समाधान कराएंगे। मैंने अपील ये करी है कि देश के निर्माण के अंदर वकीलों का सहयोग हमारे को मिलना चाहिए और वकीलों ने ये जरूर हमारे को आश्वस्त कराया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारा रुझान है, हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। मैं तो दिल्ली बार एसोसिएशन का हूँ, गुड़गांव बार एसोसिएशन का मैं सदस्य नहीं बना, लेकिन क्योंकि मैं गुड़गांव का नुमाइंदा इतने सालों से रहा हूँ और जब वकालत कर रहा था गुड़गांव से मैं आया जाया करता था दिल्ली लॉ फैकल्टी, तो मैंने ये कहा है कि अगर हाई कोर्ट चंडीगढ़ से शिफ्ट होता है और ये निर्णय कभी लिया जाता है तो गुड़गांव सबसे उपयुक्त जगह है जहां पर हरियाणा का हाई कोर्ट बनाना चाहिए। दरअसल गुरुग्राम समेत हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और अब तमाम प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा सीट हॉट सीटों में से एक मानी जाती है और गुरुग्राम लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में सभी विधानसभाओं में अब चुनावी प्रचार प्रत्याशियों ने तेज कर दिया है और सभी प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि 25 मई को जनता किस पर भरोसा जताती है और किसको दिल्ली की सीट पर काबिज कर पाती है। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जयसिंह।
मौजूदा चुनाव में वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी ताकत चुनाव को लेकर झोंक दी है। एक विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो थिंक टैंक ने अलग अलग जिम्मेदारियां बड़े नेताओं को सौंपी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। अगर जिम्मेदारियों की बात करें तो खड़गे इंडिया अलायंस के गठबंधनों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी 5 न्याय और 25 गारंटी और मैनिफेस्टो जनता तक अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री और बीजेपी के जो हमले पार्टी को लेकर हो रहे हैं उनका जवाब दे रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से मंगलसूत्र, मांस, मच्छी का जिक्र हुआ, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई। शायद यही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछली गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेकर इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है उनके द्वारा बनाई गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है वो कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन करेंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद एनडीए के नेता हमलावर हो गए हैं। सबसे पहला बयान चिराग पासवान का आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये भानुमति का पिटारा है, जहां एकजुटता नहीं है और सरकार बनाने की बात की जा रही है, जबकि चौथे चरण में ही मोदी जी सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर चुके हैं। इसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, एकजुटता नहीं है, इसके बावजूद सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के बाद ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा। शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पे कहा कि चौथे चरण में बीजेपी यानी एनडीए बहुमत हासिल कर चुकी है और ऐसी स्थिति में इन नेताओं के इस बयान का कोई मतलब नहीं है। अब बीजेपी 4 चरण के चुनाव के बाद बहुमत का हवाला देकर जनता में संदेश देने का कोशिश कर रही है और इसके जवाब में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार केंद्र में मोदी की सरकार किसी भी कीमत पे नहीं बनेगी। यानी दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और जनता के बीच बहुमत प्राप्त करने का हवाला दिया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। आज लखनऊ की समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्वाइंट पीसी की। ज्वाइंट पीसी में दोनों नेताओं ने दावा किया कि 2024 का जो परिणाम होगा वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहेगा, बीजेपी की सरकार जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये जो चुनाव हो रहा है कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और साथ ही उन्होंने एक चर्चा पे बल दिया कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने बाद ये लोग हटा देंगे। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि स्वाति मालीवाल को लेके तो अरविंद केजरीवाल कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके पक्ष में जरूर संजय सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत दे डाला तो मणिपुर कांड पर बीजेपी आखिर चुप क्यों है, उनको भी सवाल का जवाब देना चाहिए। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। छत्तीसगढ़ भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है तुष्टीकरण का। संजय श्रीवास्तव ने अपने बयान में आज ये कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण करती रही है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस की जितनी सरकारें बनी उन्होंने एक संप्रदाय विशेष के लिए ही काम किया और बहुसंख्यकों से एक दूरी बनाकर रखी। चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, अभी कई सीटों पे मतदान होना बाकी है। इस बीच इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, बहुसंख्यकों से दूरी बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन ऐन लोकसभा इलेक्शन में जब बहुत सारी बातें देश में इस वक्त हो रही हैं, अलग अलग मुद्दों पे हो रही हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जो कि प्रवक्ता भी हैं, उनका ये कहना कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण किया है। एक बात उन्होंने और बोली अपने बयान में कि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है, ये उनका आरोप है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकारों ने केवल तुष्टीकरण के आधार पर काम किया, एक संप्रदाय विशेष को लाभ देने का प्रयास किया और बहुसंख्यकों से दूर रहने का प्रयास किया।
आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में 6 अप्रैल 1980 से जब से हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भाजपा आज राष्ट्रवाद की ओर सबको ले जाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो जातिवाद, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है। मुझे लगता है यही एक मुख्य कारण है जो कांग्रेस के पतन का कारण हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आएगा उसको तो देखना होगा, अभी वक्त है, क्योंकि कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आज जरूर बीजेपी ने कांग्रेस को तुष्टीकरण की बात पर एक बार फिर घेरने की कोशिश की है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। मुंबई में चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क में रैली है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से बड़े दांव खेले जाएंगे और महायुति की तरफ से मुंबई में ये आखिरी शक्ति प्रदर्शन भी होगा। ऐसे में महाविकास अघाड़ी को टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क रैली को लेकर राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। बता दें कि गुड़ी पाड़वा के मौके पर राज ठाकरे ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं बीजेपी की कोशिश है राज ठाकरे को शिवाजी पार्क की रैली में एक मंच पर लाकर हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए। बीजेपी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि 20 मई को आखिरी मतदान होगा। ऐसे में जिस तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से मुंबई करों को साधने की कोशिश की जा रही है, देखना होगा कि इस पूरे प्रचार प्रसार का नतीजा क्या निकलता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। इंदौर संसदीय सीट से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर नाम वापस लेकर कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अक्षय कांति बम का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल 17 साल पुराने मामले में अक्षय कांति बम को कोर्ट में पेश होना था। पिछली 10 मई को उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो और उनके पिता दोनों पेश नहीं हुए, जिससे नाराज कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अक्षय कांति बम को पुलिस जानबूझकर नहीं ढूंढ रही है, जबकि वे शहर में कई जगह देखे गए हैं। इसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ताओं का दस्ता बनाया है जो अक्षय कांति बम को ढूंढकर पुलिस को सौंपेगा। अक्षय बम पर धारा 307 जो कोर्ट के आदेश पे लगाई गई, 10 मई को आदेश दिए गए कि उसको गिरफ्तार करके सरेंडर कराया जाए। उसके बावजूद अक्षय बम 13 मई को सिंधी कॉलोनी के बूथ पर दिखा, जिसकी सूचना विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी जी ने पुलिस को भी दी और उसका पीछा भी किया। वो भाग खड़ा हुआ। कानून सबके लिए है। जब न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको अगर सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है वो भी गलत है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसे व्यक्ति को जिसपे धारा 307 लगी, हत्या का प्रयास की धारा लगी हुई है, ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाना चाहिए। उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि अक्षय कांति बम को पुलिस पहले ढूंढ पाती है या कांग्रेस का दस्ता। कांग्रेसियों का आरोप है कि मतदान वाले दिन वह कई बूथों पर भी देखे गए। उधर अक्षय कांति बम के निवास पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है, उसके बाद भी उनका नहीं मिलना संदेह को जन्म दे रहा है। अब देखना है अक्षय कांति बम को पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 4 जून को परिणाम आना है और परिणाम आने से पहले उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां ईश्वर की शरण में हैं। उम्मीदवार लगातार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और उस जीत के साथ साथ कहीं ना कहीं भगवान की शरण में भी पहुंच के अपने जीत की दुआएं लगा रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यालय में भी रद्दोबदल कर रही हैं। ये पीसीसी कार्यालय में भी रद्दोबदल किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसमें चीज़ें बदली जा
जा रही हैं। मुख्य द्वार पीसीसी का बंद कर दिया गया है और अब बाकी जो अन्य द्वार हैं उनको खोल दिया गया है। इसके साथ साथ जो पीसीसी कार्यालय है उसमें रंग रोगन किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, तमाम चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। कई खिड़कियां हटाई जा रही हैं, कुछ खिड़कियां बंद की जा रही हैं। यानी कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जीत को लेकर आशान्वित कांग्रेस अब अपने कार्यालय में भी बदलाव कर रही है। हालांकि इस बदलाव को पीसीसी पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये रूटीन प्रोसेस है और उसके तहत साफ सफाई की जा रही है। हालांकि इससे पहले कमलनाथ ने जब पीसीसी चीफ बने थे तब उन्होंने रंग रोगन करवाया था और पीसीसी की साफ सफाई करवाई थी और सरकार सत्ता में आई थी। एक बार फिर पुनः कांग्रेस को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में सीटें जीत सके, उसके लिए ये साफ सफाई की जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में आज शामिल हुए, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंगल पांडे की उपस्थिति में उन लोगों ने सदस्यता ली बीजेपी की। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे हैं। विजय शंकर दुबे के बारे में बता दें कि वो महाराजगंज से वर्तमान विधायक हैं। उनके बेटे सत्यम दुबे ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। विजय शंकर दुबे से पूछे जाने पर कि आपके बेटे ने आज बीजेपी की सदस्यता ली, इस पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें फैमिली के सारे मेंबर अलग अलग जगहों पे पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन घर में उनका जो रिश्ता होता है सही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए कि विजय शंकर दुबे के बेटे ने बीजेपी की सदस्यता ली, तो आखिर क्यों ली? विजय शंकर दुबे नाराज चल रहे हैं तो भारत एक्सप्रेस से बातचीत में कि जो रवैया है वो सही नहीं है। बाहरी कैंडिडेट को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया है। हम अपने टिकट नहीं मिलने से नाराज नहीं हैं। वहाँ के किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट दिया जाता तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि नाराजगी टिकट को लेकर ही माना जा सकता है कि उनकी नाराजगी महाराजगंज में टिकट ना मिलने से है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अभी तो बेटे ने ज्वाइन किया है, क्या विजय शंकर दुबे भी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में जाएंगे? पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो आम आदमी पार्टी को वोट देगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 जून को सरेंडर नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमारा आदेश साफ है, उन्हें हर हाल में 2 जून को सरेंडर करना होगा। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत जल्द चार्जशीट वो दाखिल करने जा रहे हैं। ईडी के दलीलों पर भरोसा करें तो आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। यूं तो सूरत शहर गुजरात की आर्थिक राजधानी है और इसको आर्थिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इस शहर की एक नई पहचान बनती जा रही है। इस शहर की नई पहचान क्राइम कैपिटल के रूप में भी होने लगी है। गुजरात के सूरत में पिछले सालों में यहाँ अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। दिन रात अपराध के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सूरत में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार और शराब तस्करी के कई मामले दर्ज किए गए हैं और इन सब मामलों को देखते हुए पुलिस यहाँ मुस्तैद हुई है। पुलिस यहाँ अपराधियों को सघनता से तलाश रही है, पकड़ रही है, जेल भेज रही है। कई अपराधियों को पासा लगाकर दूसरे राज्यों में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस ने बीती रात शहर के उधना इलाके में कॉम्बिंग कर भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए और पुलिस की यह कोशिश है कि सूरत को अपराध मुक्त बनाया जाए। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार की भोजशाला में एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है।
बुधवार को सर्वे के 55वें दिन कुछ ऐसा निकला जिससे कि हिंदू पक्ष उत्साह में आ गया है। दरअसल भोजशाला के उत्तर और दक्षिण में जमीन के अंदर 5 से 6 फीट की गहराई पर खंबे के 2 बाई 2 फीट के 2 टुकड़े निकले हैं, जिनके चारों तरफ हिंदू देवताओं के मूर्तियां उभरी हुई हैं। एक तरफ भगवान कृष्ण की मूर्ति है, दूसरी तरफ भगवान श्री राम की धनुषधारी मूर्ति है, एक तरफ शिव भगवान की और एक तरफ परशुराम की मूर्ति। ऐसे चारों तरफ चारों मूर्तियां उकेरी हुई हैं, जिससे हिंदू पक्ष को लग रहा है कि अपना मंदिर होने का दावा प्रबल है। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सब सबूत बाद में ला करके यहाँ गाड़े गए हैं। अब एएसआई को तय करना है कार्बन डेटिंग के जरिए कि उनकी अवधि क्या है, कितने समय पुराने वो पत्थर हैं, और उसके बाद 3 जुलाई को हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी एएसआई। उसके बाद कोर्ट निर्णय पर पहुंचेगी कि वहां मंदिर था या मस्जिद थी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, धार, मध्य प्रदेश। मुंबई के घाटकोपर में हुए हादसे में अभी भी बचाव कार्य जो है वो जारी है। इस समय हम घटनास्थल पर ही मौजूद है और यहाँ से जिस तरीके से सारा जो मलबा है उसे धीरे धीरे करके बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अंदर अभी भी कुछ गाड़ियाँ हैं जो निकालने की कोशिश है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो एनडीआरएफ की टीम है, बीएमसी की टीम जो है वो अंदर मौजूद है और जो गाड़ियाँ पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही जो बड़ा होर्डिंग गिरा था उसे काट काट कर बाहर निकाला गया है। ऐसे में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा जो एक्सीडेंट था वो मुंबई करों के लिए था। हालांकि इस पूरे हादसे में अब तक जो जानकारी हमें मिली है कि 16 लोगों की मौत हुई है, 41 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, वहीं 34 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो चल रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।